Welcome to online classes. Today our topic is application of Newton's second law of motion. बेटा जैसे कि आप जानते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो आपने देखा F प्रोपोर्शनल होगा एम वी मास एम क्वांटिटी, उसकी सहायता से हम कह सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। बेटा आप देखते हैं इसका पहला एप्लीकेशन, पहला जो एप्लीकेशन है कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा क्रिकेट में क्या होता है, जब भी कोई प्लेयर क्रिकेट बॉल को कैच करने का प्रयास करता है तो आपने देखा होगा कि पहले वो अपने हाथ को पीछे ले आता है। हाथ को पीछे ले जाना, इसके पीछे एक साइंस है जिसे कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है कि जब भी कोई क्रिकेट की बॉल अगर कोई प्लेयर रोकने का प्रयास करता है या कैच लेने का प्रयास करता है तो सडनली नहीं लेता है, सडनली उसको रोकता नहीं है। क्यों? अगर वो सडनली रोकेगा तो चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट इस चेंज इन मोमेंटम वैल्यू बढ़ने से टाइम की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा। क्योंकि बेटा देखो एम से एम होने में जो समय लगता है वही टी कहलाता है। तो यही कारण है कि कोई भी प्लेयर जो है बॉल को सडनली नहीं रोकता है। सडनली रोकेगा तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू बढ़ जाएगी और टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी। उस केस में फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगा और हमारे हाथ को इंजर्ड कर देगा। लेकिन इसी को उल्टा अगर हम बॉल को रोकते हैं और अपने हाथ को पहले पीछे ले आते हैं तब रोकते हैं, यानी बॉल को हम रोकने का तो प्रयास कर रहे हैं, यानी कैच ले रहे हैं, लेकिन कब? जब हम हाथ को पीछे ले आकर के, हाथ को जब पीछे ले जाओगे उस केस में मोमेंटम आपका एम हो जाएगा और तब चेंज मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, पहले की तुलना में कम आएगा और टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि एम से एम अब होने में कुछ समय गुजर जाएगा। इस वजह से जो रेट चेंज इन मोमेंटम होगा वो वैल्यू कम हो जाती है, टाइम बढ़ जाती है और टाइम के बढ़ने से फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये वही फोर्स है जो हमारे पाम पे लगता है। तो यही कारण है कि कोई प्लेयर जब फील्डिंग करता है और बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे ले आता है। हाथ को पीछे ले जाने से क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा उसके हाथ में जो लगने वाला है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, जैसा कि बेटा आप जानते हो जो मूविंग बॉल होती है वो इनर्शिया में होती है। अगर आप उसको रोकने का प्रयास करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो आपके हाथ इंजर्ड हो जाएंगे। एक और रीज़न है, जो मूविंग बॉल होती है ना उसके अंदर मोमेंटम बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब जो ही आप सडनली उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हो तो जो मोमेंटम की वैल्यू होती है अर्थात चेंज मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। मोमेंटम की वैल्यू बढ़ने की वजह से एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अर्थात वह फोर्स जो आपके पाम पे लग रहा है बॉल के द्वारा वही बढ़ जाता है और इस वजह से हमारे हाथ इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि टाइम तब कम मिलता है। लेकिन इसके फलस्वरूप अगर हम उल्टा सोचें कि अगर हम बॉल को रोक रहे हैं यानी कैच कर रहे हैं और हाथ को पीछे ले जा रहे हैं तो हाथ के पीछे ले जाने पे फाइनल मोमेंटम सडनली जीरो नहीं होता है, उसकी वैल्यू कुछ रहती है। इस तरह से जो चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू होती है पहले की तुलना में कम हो जाती है और टाइम बढ़ जाता है। टाइम के ज़्यादा होने से जो नेट फोर्स होता है जो बॉल के द्वारा हमारे हाथ पे लगने वाला है उसकी वैल्यू कम होती है और यही कारण है कि हमें उस बॉल से चोट ना के बराबर लगती है, कम से कम लगती है। तो यही कारण है कि जो प्लेयर होगा अपने हाथ को पहले पीछे ले आता है उस बॉल को कैच करने के लिए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हमने कुछ लिखा है आप उसको लिख सकते हैं। अ फास्ट मूविंग बॉल है टेंडेंसी टू कीप मूविंग ड्यू टू इनर्शिया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द फोर्स विथ विच बॉल इज मूविंग इज इक्वल टू इट्स मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। When we catch a ball, बेटा यही मेन पॉइंट है, जरा समझो इसको। When we catch a ball, momentum of ball is transferred from the ball to hand. जैसा कि जो ही हम बॉल कैच करें पूरा मोमेंटम हमारे पाम में ट्रांसफर हो जाता है। If we keep our hand stationary, अगर हम हाथ को रेस्ट में रखते हैं तो the force with which momentum is transferred might hurt our hand. क्यों? क्योंकि जो ही हम अगर हाथ को स्थिर रखेंगे तो फाइनल मोमेंटम सडनली जीरो होगा और चेंज मोमेंटम वैल्यू बढ़ जाएगी और टाइम उस समय केस कम होगा। टाइम कम होने की वजह से फोर्स वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारे हाथ इंजर्ड हो जाएंगे। इफ यू पुल आवर हैंड्स बैक, अगर हम हाथ को पीछे ले आते हैं तो टाइम वैल्यू बढ़ जाती है, ओवरऑल जो नेट फोर्स होता है वो कम हो जाता है। वही कर इफ पुल आवर हैंड्स बैक नेट मोमेंटम इज डिक्रीज। बेटा हाथ को पीछे ले जाने का बस एक ही फैक्टर है, टाइम की वैल्यू बढ़ जाना और टाइम बढ़ेगा तो नेट मोमेंटम कम हो। क्यों? क्योंकि हाथ को जब पीछे ले जाओगे तो फाइनल मोमेंटम जो होगा कुछ रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इधर से स्मॉल फोर्स एक्जेक्टेड ऑन द हैंड्स, तो इस तरह से हमारे हाथ में थोड़ा सा हल्का सा एक कम फोर्स लगेगा इस पहले की तुलना में।
सो द हैंड्स ऑफ प्लेयर डू नॉट गेट हर्ट। इस कारण से उस प्लेयर का हाथ इंजर्ड नहीं होता है। तो बेटा बस इतना ही समझो कि मेन इसमें साइंस ये है कि हाथ को पीछे ले आना। हाथ को जब पीछे ले आते हैं तो क्या होता है, टाइम को, हमारा जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है, और जो फाइनल मोमेंटम होता है वो सडनली नहीं जीरो होता है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रहती है, जिस वजह से mv माइनस mu की वैल्यू कुछ मिलती है। कुछ मिलने का मतलब क्या है कि पहले अगर सडनली रोकते तो इसकी वैल्यू जीरो मतलब mu मिलता, माइनस mu मिलता, और अगर हम लेट से रोकते हैं, पीछे ले आकर रोकते हैं, तो mv माइनस mu की वैल्यू जो मिलेगी वो थोड़ा कम मिलेगी। किसकी तुलना में, पुराने वैल्यू की तुलना में, जो कि माइनस mu था। और टाइम बढ़ने से टाइम बढ़ ही जाता है, उसके इसमें रिफोर्सिबिलिटी कम होती है। यही कारण है कि क्रिकेट में जो प्लेयर होते हैं जब बॉल को कैच करते हैं तो अपने हाथ को पहले पीछे ले आते हैं, ना कि आगे से रोकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। सेकेंड एप्लीकेशन, हाउ सीट बेल्ट प्रिवेंट इंजरी इन कार्स। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कार या किसी गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग जरूर से जरूर करें। ऐसा इसलिए होता है कि जो मूविंग कार होती है उसका मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप कार सडनली ब्रेक मारा जाता है, उस केस में आपका बॉडी का जो पूरा मोमेंटम होगा आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, जिस कारण आपको चोट लग सकती है। बेटा यहाँ आप इनर्शिया मोशन का भी एग्जांपल दे सकते हो। यहाँ पे इनर्शिया मोशन का भी फैक्टर है जिसके कारण हमको इंजरी होती है। और एक और रीज़न है जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप दोनों को मिला करके इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन आ गया था। तो इन ए कार एक्सीडेंट, अ फास्ट रनिंग कार स्टॉप सडनली। जैसे कि जब भी कार एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले आपने देखा होगा उनको ज़्यादा चोट आती है जो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किए थे। अर्थात जो व्यक्ति सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया है तो उनको चोट कम लगती है या न के बराबर लगती है, या कम से कम उनको क्षति पहुंचती है, और जो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किए हैं उनको ज़्यादा चोट लगती है। तो जैसा देखो इसलिए क्योंकि जो मूविंग कार होती है उसका मोमेंटम बहुत ही हाई होता है। जब जो ही कार सडनली रुकता है तो फाइनल मोमेंटम बिकम सडनली जीरो। जैसा कि आपने न्यूटन के अनुसार पढ़ा था, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है mv माइनस mu अपॉन t। तो जो ही कार सडनली स्टॉप की जाती है तो उस केस में mu से जो mv सडनली जीरो होता है। बेटा mv जब जीरो होता है तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है हमारे बॉडी पे उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था। क्यों बढ़ती है, क्योंकि mu क्या है, वो मोमेंटम है जो इनिशियल वेलोसिटी से कार मूव कर रही है। अगर कार का मास m हो, इनिशियल वेलोसिटी u हो तो mu होगा। जो ही हम सडनली ब्रेक मारते हैं तो फाइनल मोमेंटम जीरो होता है। उस केस में जो चेंज मोमेंटम है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि आपने फाइनल मोमेंटम को जीरो कर दिया। अगर आप ब्रेक मारते तो धीरे धीरे फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलती, जिससे mv माइनस mu की वैल्यू कम आती, और ब्रेक मारते हैं तो उसमें टाइम की वैल्यू भी कम हो जाती है, ये भी याद रखना। लेकिन जब आप धीरे धीरे ब्रेक मारते हो तो उस केस में क्या होता है, टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। अर्थात mu से mv होने में जो टाइम लगता है, जितना ही ज़्यादा टाइम होगा फोर्स की वैल्यू उतनी कम होगी। जब हम सीट बेल्ट पहनते हैं तो बेटा उस केस में जो नेट मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू कम होती है और टाइम बढ़ जाता है, जिस कारण हमें चोट कम लगता है। तो इसका आंसर कैसे देते हैं, इन ए कार एक्सीडेंट अ फास्ट रनिंग कार स्टॉप सडनली ड्यू टू दिस द लार्ज मोमेंटम ऑफ द कार रिड्यूस टू जीरो। बेटा पहले इस कार का जो लार्ज मोमेंटम mu था अब जीरो हो जाएगा इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। अर्थात mu से जो mv होगा, जो कि mv की वैल्यू जीरो है, बहुत ही कम समय में होगा। जो ही कम, अर्थात t की वैल्यू जितना ही कम होगा फोर्स उतना ही लगेगा, उतना ही ज्यादा होगा। द सीट बेल्ट्स worn बाय द पैसेंजर इंक्रीजेज द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर टू फॉल फॉरवर्ड। जो ही हम सीट बेल्ट पहनते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो टाइम होता है आगे जब हम झुकते हैं तो टाइम इसके लिए बढ़ जाता है। अर्थात हमारा ये टाइम बढ़ जाता है सीट बेल्ट पहनने के कारण। ड्यू टू लॉन्गर टाइम, यानी स्टिक के बढ़ने से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज रिड्यूस। तो जो mv माइनस mu की वैल्यू होती है वो पहले की तुलना में क्या आती है, कम आती है, क्योंकि अब mv आपका सडनली जीरो नहीं हो रहा है। दिस रिजल्ट इन लेस और नो इंजरी। इसी के कारण से उस व्यक्ति को, उस पैसेंजर को कम चोट लगती है या नहीं चोट लगती है। बेटा आप समझ गए होंगे ये एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया गया है। आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। केस लेते हैं,
द केस ऑफ ए हाई जंपर, जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा कि जब कोई एथलीट हाई जंप करता है तो जिस सतह पे वो हाई जंप करता है वो सतह जो होता है थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर सैंड का जो ढेर होता है हिप हॉप सैंड वो रख देते हैं, और नहीं तो वहाँ पे हम लोग कुछ कुशन का जो ढेर होता है जिसको पुआल कहते हैं जो भी है रख दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस एथलीट को चोट ना लगे। क्यों चोट लगता है? मान लो अगर एथलीट जहाँ पे जंप कर रहा है उसकी सतह अगर कठोर यानी हार्ड है तो उस केस में क्या होगा कि जब वो कूदेगा तो उसका मोमेंटम हाई होगा, और जो ही हार्ड सरफेस पे उसकी बॉडी पड़ती है तो सडनली उसका मोमेंटम तुरंत क्या होगा, जीरो होगा, जिस कारण से उसके ऊपर जो अपोजिंग फोर्स लगेगा उस गिरने की वजह से उस सरफेस पे जो अपोजिंग फोर्स उसकी बॉडी पे लगेगा बहुत ही ज़्यादा होगा और वो इंजर्ड हो जाएगा। तो यही कारण है कि एथलीट उस सतह पे कूदता है जिस सतह के ऊपर क्या हो, सैंड हो, क्योंकि अगर वो सैंड होगा तो जब वो उस पर कूदेगा तो स्लाइड करेगा। स्लाइड करने से क्या होगा, उसका मोमेंटम सडनली जीरो नहीं होगा, कुछ समय के बाद जीरो होगा। अर्थात हम कह सकते हैं जब चेंज मोमेंटम की जो वैल्यू होगी कम हो जाएगी, जिसके वजह से उसके ऊपर जो अपोजिंग फोर्स लगेगा वो कम होगा और इस कारण से उसे फोर्स कम रहेगा। तो हमने इसको एक्सप्लेन किया है कुछ ऐसे। ड्यूरिंग एथलीट्स मीट अ हाई जंपिंग एथलीट इज प्रोवाइडेड आइदर अ कुशन और a heap of sand on ground to fall upon. This is done to prevent injury. बेटा जो कुशन हम यूज करते हैं या हीप ऑफ सैंड यूज कर रहे हैं ये ओनली करते हैं इसीलिए किया जाता है ताकि उस एथलीट को चोट ना लगे। टू दिस इज डन टू प्रिवेंट इंजरी टू द एथलीट व्हेन ही फॉल्स डाउन आफ्टर मेकिंग अ हाई जंप। अब यहाँ से हम एक्सप्लेन करते हैं क्यों। वी कैन एक्सप्लेन इट एज फॉलोज। व्हेन द हाई जंपर फॉल्स ऑन ए सॉफ्ट लैंडिंग साइड, और वो लैंडिंग साइड क्या होगा, या तो हीप ऑफ सैंड होगा या कुशन होगा, देन द जंपर टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कम टू स्टॉप। जैसा कि आपने पढ़ा था जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन होता है, अर्थात mv माइनस mu अपॉन t। इसको आप बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको नोट्स में नहीं लिखना है। तो बेटा जो ही टाइम बड़ा होगा यानी जो ही टाइम बढ़ेगा उस केस में जो फोर्स होगा उसके बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो वही लिखा है कि then the jumper takes a longer time to come to a stop. The rate of change the momentum of athlete is less due to which a smaller stopping force act on the athlete. ऐसा इसलिए होता है कि अगर स्लाइड करेगा वो तो उस केस में जो रेट ऑफ मोमेंटम एंड मोमेंटम का जो डिफरेंसेस है जिसको हम चेंज मोमेंटम कहते हैं वो उसकी जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी और टाइम बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगे वो कम हो जाएगा। मैंने पहले बताया था टाइम बढ़ेगा और टाइम जितना ही ज़्यादा होगा फोर्स की वैल्यू उतनी कम होगी, तो यही लिखा गया है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एथलीट इज लेस ड्यू टू विच a smaller stopping force acts on the athlete and the athlete does not get hurt. इस कारण से एथलीट को चोट कम से कम लगेगा या नहीं लगेगा। Thus the heap of sand or cushion reduces the athlete's momentum more gently. तो हम कह सकते हैं जो हीप ऑफ सैंड का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि उसका जो मोमेंटम हो, जो चेंज मोमेंटम हो वो क्या हो, कम हो जाए। बेटा जब चेंज मोमेंटम कम होगा और टाइम तो बढ़ ही जाएगा, उस केस में क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा। वैसे ही उससे दूसरी तरफ समझे, in other words, if a high jumping athlete falls from a height on the hard ground, अगर ग्राउंड हार्ड हो तो क्या होगा, तो उस केस में बेटा जो फाइनल मोमेंटम होगा सडनली जीरो होगा, उस केस में चेंज मोमेंटम की वैल्यू बढ़ जाएगी और टाइम जो होगा रिड्यूस हो जाएगा। अर्थात मैंने पहले ही बोला था mv से mv होने में जो समय लगता है वही t है। तो जब mv सडनली जीरो होगा यानी फाइनल मोमेंटम सडनली जीरो होगा उस केस में चेंज मोमेंटम की वैल्यू बढ़ जाएगी और टाइम की वैल्यू कम हो जाएगा। इस तरह से ओवरऑल जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो यही लिखा, इफ हाई जंपिंग एथलीट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑन टू द ग्राउंड ऑन टू द हार्ड ग्राउंड देन हिज मोमेंटम विल बी रिड्यूस्ड टू जीरो इन ए शॉर्ट टाइम। इंपॉर्टेंट है बेटा, शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट टाइम में इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो उस केस में चेंज मोमेंटम की वैल्यू बढ़ जाएगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी लार्ज, देखो बता रहे हैं ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी लार्ज ड्यू टू विच अ लार्ज अपोजिंग फोर्स विल एक्ट ऑन द एथलीट। तो जो ही मोमेंटम में चेंजेस जो होगी वो बढ़ जाएगी तो उस केस में एक फोर्स क्रिएट होगा और वो फोर्स उस एथलीट के ऊपर लगेगा।
दिस कैन काज सीरियस इंजरी टू द एथलीट, और यही फोर्स जो होता है उस एथलीट को इंजर्ड कर सकता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। बेटा इस नियम के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो उस समय सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, जिसको हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बेटा इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है जिसको हम ए से कर रहे हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको हम बी कर रहे हैं। ऊपर लिख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, ए के द्वारा बी जो है, ए के द्वारा जो बी पे जो बल लगेगा वो एफ ए बी है मान लो, और उसी समय बी के द्वारा ए पे जो फोर्स लगेगा उसकी जो वैल्यू है वो एफ बी ए है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बी बाय द बॉडी ए इज एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ए बाय द बॉडी बी विच इज एफ ऑफ बी ए। सफिक्स है ये। तो अब देखो यही कहलाता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसका हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन क्या डिफरेंट है। तो यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटा इसको याद करना, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी ए इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, लेकिन आप इसको यही लिखोगे, यहाँ तक लिखो, ठीक माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम ना एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तीनों के बारे में बता दिया है। बेटा इसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अब आइए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सम एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहला क्वेश्चन बेटा, हाउ डू यू वॉक, कैसे हम चलते हैं। बेटा जैसे कि आप देख रहे हो, जब भी आप सड़क पे चलते हो तो कुछ फिनोमेना होते हैं, ज़रा उसको ऑब्जर्व करो। जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमारा पैर जो होता है उस ग्राउंड को पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। कॉन्जिक्यूटली उसी समय क्या होता है, ग्राउंड भी पुश करता है हमारे पैरों को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब पुश करता है हमारे पैर को, इसी कारण हम आगे बढ़ते हैं। तो यही मेन फिनोमेना होता है, बैकवर्ड फोर्सेस एंड फॉरवर्ड फोर्सेस। तो कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड देन आवर फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड एंड इन रिटर्न द ग्राउंड पुशेस आवर फुट फॉरवर्ड। द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन आवर फुट मेक्स अस वॉक फॉरवर्ड। बेटा यही होता है मेन। अगर आप सोचो कि हम सड़क पे क्यों चलते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं। बस दो ही फोर्स की वजह से चलते हैं। एक फोर्स होता है एक्शन फोर्स, एक होता है रिएक्शन फोर्स। एक्शन और रिएक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है। यहाँ एक्शन फोर्स क्या है, बैकवर्ड फोर्स है, और रिएक्शन फोर्स क्या है, फॉरवर्ड फोर्सेज है। अब जरा सोचो कैसे एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है। जब आप सड़क पे चलते हो तो उस केस में आप देखोगे कि आपके जो पैर होता है ग्राउंड को पुश कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये आपका एक्शन फोर्स है। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन फोर्स क्या होगा, रिएक्शन फोर्स यह होगा कि जब आपने एक्शन फोर्स लगा दिया, अर्थात आपने ग्राउंड पे आपका पैर जो है ग्राउंड पे जब पुश किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उसी समय ग्राउंड भी पुश करता है आपके पैर को, और उस समय उसका डायरेक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, जिसके कारण आप आगे बढ़ते हो। तो बेटा यही लिखा हमने। अगर बेटा मान लो जो ग्राउंड, जिस ग्राउंड पे आप चल रहे हो वो ग्राउंड क्या हो, ऐसा ग्राउंड हो जिसका फ्रिक्शन कम हो, अर्थात स्लिपरी हो, या आइस का ग्राउंड हो जो पूरी तरह से स्मूथ हो, उस केस में वहाँ फ्रिक्शन बहुत बहुत कम होगा। और उस केस में जो रिएक्शन फोर्स होगा, यानी एक्शन के बाद जो रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है वो वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी, जिस वजह से आपको प्रॉपर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए जो फोर्सेज चाहिए वो उतनी नहीं मिलती है, और इस वजह से वहाँ पे चलना क्या होता है, मुश्किल होता है।
तो बेटा कहा यह जा रहा है कि इफ द ग्राउंड इज स्लिपरी और इफ देर इज ऑल आइस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक। क्यों डिफिकल्ट होगा? क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे कम होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑन द स्लिपरी ग्राउंड और आइस द फ्रिक्शन इज मच लेस। और जब फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा? तो आप जो है फोर्स लगाओगे, आपका पैर जो है ग्राउंड को पुश करेगा, तो कॉन्जिक्यूटली ग्राउंड भी जो कि आइस वाला ग्राउंड है वो आपको पुश करेगा, लेकिन शायद उतने बल से ना पुश करे जितने बल से नॉर्मल ग्राउंड में करता है। तो क्या होगा? एंड वी कैन नॉट एक्सर्ट ए बैकवर्ड एक्शन फोर्स। बेटा समझिए यही रीजन है, क्योंकि अब आपका ग्राउंड क्या है, स्लिपरी हो गया है, आइस वाला ग्राउंड हो गया है। तो अब जो बैकवर्ड एक्शन फोर्स मिलेगा उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो बैकवर्ड एक्शन फोर्स ऑन स्लिपरी ग्राउंड या आइस जिसको कह रहे हैं, विच वुड प्रोड्यूस अ फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स ऑन अस। यानी ये वही बैकवर्ड एक्शन फोर्स होता है जो हमें क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है। तो विच वुड प्रोड्यूस अ फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स ऑन अस। ठीक, तो अगर ये कम होगा तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो इस तरह से हम लोग सड़क पे चलते हैं। ठीक है, यही कारण है कि फ्रिक्शनलेस सड़क पे चलना हमारे लिए मुश्किल होता है। वाई द गन रिकॉइल्स। बेटा जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कोई बुलेट गन से छूटती है तो गन जो है पीछे की तरफ जर करता है। ऐसा क्यों होता है? जैसा कि आप जान रहे हो कि जब बुलेट छूटती है गन से तो उस केस में बुलेट बड़ी तेज़ी से आगे निकलती है। उसी समय बुलेट के द्वारा गन पे भी एक फोर्स लगता है जो पीछे की तरफ उसको पुश करता है। लेकिन हम जानते हैं गन का मास ज़्यादा होता है, इस वजह से वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाता है। तो यही कारण है कि जब भी हम ट्रिगर दबाते हैं किसी बंदूक का तो गोली तो आगे जाती है लेकिन बंदूक पीछे जाता है। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड, बट ड्यू टू हाई मास ऑफ द गन इट मूव्स only a little distance backward and gives a backward jerk or kick to the shoulder of the gunman। बेटा एक बार और समझ लो, जैसे कि जो ही आप ट्रिगर दबाते हो तो बुलेट तो आगे गई, तो बुलेट जो जिस बल से आगे जा रही है वही बल जो होता है जिसको हम एक्शन फोर्स करेंगे, जो ही एक्शन फोर्स अप्लाई होगा अर्थात जो ही बुलेट किसी फोर्स से आगे बढ़ता है उसी समय गन के ऊपर भी वही फोर्स लगता है जिसे हम रिएक्शन फोर्स करते हैं। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन एक तुम ऑब्जर्व करना कि बुलेट तो काफ़ी दूर चला गया लेकिन गन तुम्हारा ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है मास पे भी डिपेंड करता है। तो गन का मास क्या है, बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बुलेट। इस वजह से इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है, इसकी तुलना बुलेट की तुलना में कम प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, सिर्फ वो जर्क करता है। तो यही कारण है कि जब भी बुलेट किसी बंदूक से छूटती है तो बंदूक जो है पीछे चला जाता है ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। थर्ड है द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। बेटा एरोप्लेन का जो उड़ना होता है वो बेस्ड डाउन होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एक और एग्जांपल देते हैं। आप एक बैलून लीजिए, उस बैलून में आप एयर भर दीजिए और उसको आप छोड़ दीजिए, तो आप क्या देखते हो? देखते हो कि बैलून से बड़ी तेज़ी से हवा जो है निकल गई लेकिन बैलून जो है आगे बढ़ गया। ठीक है, यही फिनोमेना आपके जेट एयरक्राफ्ट में होता है। कह रहा है कि जेट एरोप्लेन्स यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन रिएक्शंस इन द मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट द हॉट गैसेज ऑब्टेन्ड बाय द रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट ऑफ ए जेट एट द बैक एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट एट ए ग्रेट स्पीड। बेटा इसमें यह कह रहा है कि जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है उसके पिछले भाग में इंजन होता है जिसमें हम लोग फ्यूल रखते हैं। जब फ्यूल बड़ी तेज़ी से बर्न होता है, जब फ्यूल को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसके अंदर से हॉट एयर निकलता है, हॉट गैसेज निकलते हैं। और वो हॉट गैसेज जो होती है ना पीछे की तरफ, माने बैकवर्ड डायरेक्शन है, बड़ी तेज़ी से वो क्या होते हैं, निकलती हैं, जिसके कारण एक फॉरवर्ड फोर्सेस लगता है जो हमारे एयरक्राफ्ट लगता है। और यही फॉरवर्ड फोर्सेस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आगे बढ़ने के लिए। तो वही कह रहा है कि द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ द बैकवर्ड गोइंग गैसेज, जितनी तेजी से गैस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है यानी जिस बल से वो पीछे जा रहा है वही बल
रिएक्शन फोर्स, मतलब ये रिएक्शन फोर्स है, तो वही बल रिएक्शन फोर्स के रूप में हमारे एयरक्राफ्ट में भी लगता है, जो क्या करता है, पुश करता है हमारे एयरक्राफ्ट को, जो आगे बढ़ने के लिए सहायता होता है। तो यहाँ पे बेटा वही चीज़ है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, पुश ऑफ द इंजन ऑन द गैसेस, ये आपका क्या है, एक्शन फोर्सेस है, और रिएक्शन फोर्स क्या है, पुश ऑफ द गैसेस ऑन द इंजन। तो ये अच्छा आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्थ केस है द केस ऑफ बोट एंड शिप। बेटा जैसे आपने बोट को चलते हुए देखा है, तो बोट कैसे चलाया जाता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बोट में 2 चप्पू लगे होते हैं, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति उसको बड़ी तेज़ी से क्या करता है, उसको मतलब चप्पू को चलाता है, जिसको चप्पू को हम कहते हैं ओर्स। उस ओर्स को जितना आप तेज़ी से रैपिडली चलाओगे, तो जो वाटर होगा वो पीछे की तरह बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो अर्थात जितनी हम तेज़ी से वाटर को पीछे की तरफ धकेलते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, तो ड्यू टू रिएक्शन फोर्स, ये एक्शन फोर्स हो गया, ड्यू टू रिएक्शन फोर्स उतना ही बल जो है वाटर के द्वारा लगेगा, जो बोट के ऊपर लगेगा, जो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लगता है। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द रोइंग अ बोट द बोटमैन पुशेस द वाटर बैकवर्ड विद द ओर्स। बेटा इसको चप्पू को ओर्स कर रहे हैं। The water exerts an equal and opposite push on the boat which makes the boat move forward। बेटा ये रीजन होता है। अच्छा एक रीजन और है, मतलब ये तो रीजन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बोट जो है बेटा, मान लो नदी के किनारे है, तो एक व्यक्ति जो है बोट पे है और ये फ्रीली है, मतलब ये बोट जो फ्री है और ये जो है कोई ज़मीन है, ठीक है। अगर ये बंदा जब कूदता है तो आपने देखा होगा ये बोट जो है पीछे चला जा रहा है। तो यहाँ भी जो है ना एक्शन रिएक्शन फोर्स का फिनोमेना काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 4 एग्जांपल दिया, आप भी एग्जांपल अपने मन से लिख सकते हो, जहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आधारित होगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इन सभी चारों एग्जाम्पल, और प्लस अपने तरफ से 2 एग्जाम्पल आप लर्न कर लीजिएगा और इसको अपने फेयर कॉपी पे नोट बना लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।